अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो सेशन है हम एक ऐसे टॉपिक पे करना चाह रहे हैं जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पूरे एरिया में। लेकिन उससे पहले मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। जी, मेरा नाम अफीफ़ा तौसीफ़ है। मैं कंसल्टेंट साइकोथेरेपिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं स्पेशल बच्चों के साथ काम करती हूँ। पहले हदाया ग्रुप के साथ मैंने काम किया है। स्पेशल बच्चों का एक पूरा प्लेटफॉर्म था जो हमने पूरा एक लंबा सेशन था जो हमने चलाया था। और अभी साइकोलॉजिकल वेलबींग और उसके हिसाब से साइको एजुकेशन के लिए, मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए ये एक नया सेशन स्टार्ट किया है। एक आज के एक था, आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे कोई ना कोई इसके ऊपर बोलता रहेगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई बार हमें ज़िंदगी में इतने मसले मसाइल होते हैं, हमें गाहे बगाहे हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, हमें नॉजियाटिक फीलिंग्स हो रही होती हैं, हम बहुत परेशानी हमें चल रही होती है और कभी कभी डायरिया भी हो जाता है, इमोशंस भी हो जाते हैं और सर में दर्द की इशू भी आना शुरू हो गया है। कभी कभी दिखाई देने में भी प्रॉब्लम देखना शुरू हो जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे सारे टेस्ट करता है। हमारे यूरिन आरी भी कर रहा है जी, वो ब्लड टेस्ट भी कर रहा है और भी कोई टेस्ट करा लिए, लेकिन बीमारी नहीं निकलती। और अल्टीमेटली डॉक्टर हमें ये कह देता है कि असल में ना आपको एंजाइटी के इश्यूज हैं ये। और उस टाइम बड़ा दिल दुखता है कि निकल ही आती कोई बीमारी, ये क्या इसने बोल दिया एंजाइटी इश्यूज है, मैंने तो कभी किसी बात की टेंशन ही नहीं ली, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी ये इशू निकल आए हैं। इसी तरीके से कभी कोई हमारी बड़ी बूढ़ी हमारे घर आई हुई होती हैं और वो देखती हैं कि जी कभी कोई बड़ी बूढ़ी क्या, हमारे मिलने मिलाने वाले जब हमें देखते हैं कि जी हम कहते हैं बस मेरी ऐसी तबीयत होती है, मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, तो वो बड़े आराम से कहती हैं कि आपको ना लगता है डिप्रेशन हो गया है या आपको एंजाइटी हो गई है। हम ये दो वर्ड्स अपनी सोसाइटी में इतना ज्यादा आम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्रेशन का लफ्ज और एंजाइटी का लफ्ज। और इतने ज्यादा हम अपनी सोसाइटी में सुनते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, और इसको हम बड़े आराम से अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल भी कर लेते हैं इस लफ्ज को कि जी मुझे बड़ी एंजाइटी है, मुझे बड़ा डिप्रेशन है। और या हम किसी को टैग भी कर देते हैं कि वो तो बस बस ऐसे ही है, कोई डिप्रेशन की पेशेंट है शायद। लेकिन हम इन दो लफ्जों के मतलब असल में समझते ही नहीं हैं। एंजाइटी का क्या मतलब है और डिप्रेशन का क्या मतलब है? अगर आप में से कोई मुझे कोई डिफरेंशिएट करके बताना चाहे तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर थोड़ा सा ओपन इन्वायरमेंट में भी हम बात कर लें तो। किसी को पता है कि एंजाइटी क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, इनमें से एक शायद मुस्तकबिल के बारे में टर्म यूज होती है, एक हाल के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही। एनीवन एल्स? कोई एक मैम आध और? शायद एंजाइटी जो है वो कम उसकी स्टेट होती होगी और डिप्रेशन जो है वो कोई उससे नेक्स्ट स्टेट होती होगी। ठीक है, एनीवन एल्स? एक आध और उसके बाद मैं बताती हूँ। मीन्स एंजाइटी डिसऑर्डर काइंड ऑफ होता है, इसके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जबकि डिप्रेशन एक स्टेट होता है। दोनों ही लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जरा देखते हैं कि ये होता क्या है। एंजाइटी जो है ना वो हमें फ्यूचर से मुतल्लिक होती है। एंजाइटी क्या होता है और डिप्रेशन, डिप्रेशन में पहले बात करूंगी। डिप्रेशन हमें होता है कि हमारे पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हो गया है, हमारे पास्ट में गुजरे हुए वक्त में कोई ऐसा इवेंट हो गया है जिसने हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, जिसने हमें उदास कर दिया है, हमें जिंदगी में कोई पछतावा है, कोई परेशानी है, जिसकी वजह से हम उस पुराने वक्त में फंस के रह गए हैं और उसकी वजह से आने वाले सिम्टम्स डिप्रेशन कहलाते हैं। लेकिन जो एंजाइटी होती है वो हमारी वरी होती है, वरी, हर वक्त की परेशानी, एक कांस्टेंट नर्वसनेस है, जैसे परेशान है, बेचैनी है, मुस्तकबिल के बारे में अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मैंने ये कर दिया तो क्या होगा,
कहीं मैं टाइम पे ना पहुंची तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए स्कूल में। तो बच्चों को यही टेंशन होती है ना, मेरा आज टेस्ट में नंबर शायद कम आ गए तो मेरी अम्मी मुझे डांटेंगी, मैंने आज शायद अच्छा खाना ना पकाया तो मेरे मियाँ का मूड ऑफ हो जाएगा। ये हमारी वो परेशानियां हैं जो मुस्तकबिल में आने वाले वक्तों के हिसाब से हैं। तो जो मुस्तकबिल की परेशानी होती है वो एंग्जाइटी कहलाती है। अच्छा, परेशान तो हर कोई होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि परेशानी आ जाए। तो परेशानी होती है तो ही हम काम भी करते हैं। समटाइम्स हमने अगर कहीं पे कई बार मेरे साथ भी हो जाता है कि प्रेजेंटेशन कहीं देनी होती है, कहीं कोई वर्कशॉप करनी होती है, और मैं किसी न किसी वजह से वो नहीं कर पा रही होती, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि मुझे पता चल याद आता है कि कल तो है, तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ और मैं फटाफट काम करती हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव परेशानी है जिसकी वजह से आप अगले कामों में कर रहे हो। या छोटी मोटी परेशानी होना कि मेरे बच्चे को मैं बच्चे का इस तरह से अल्लाह करे सही ख्याल रख, मतलब मेरे बच्चे को जुकाम खांसी बुखार हो गया है तो उसे दवाई देनी है, परेशान हूँ, ये एक नॉर्मल परेशानी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं। लेकिन फिर एक परेशानी की वो नौयत हो जाना जो कि क्रोनिक बन जाती है और एक्सेसिव हो जाती है, जरूरत से ज्यादा परेशानी है, और वो परसिस्टेंट सेंस ऑफ एप्रीहेंशन है। उसमें उसकी वजह से हमें इतनी परेशानी है कि हमें फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट है, सांस उखड़ रहा है, दिल की धड़कन बहुत शदीद तेज हो गई है, और एक स्ट्रेस की कांस्टेंट फीलिंग है। तो वो जो परेशानी है वो डिसऑर्डर की शक्ल ले लेती है। लेकिन अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा आ जाए, आपका बच्चा ही कोई कंप्लेन लेके आ जाए, आपकी मियाँ ही कहें कि आज मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बॉस ने ये कर दिया, मेरे दिल पे बड़ी घबराहट है, पता नहीं मेरी मेरी नौकरी का सवाल है, ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहें हाय हाय, वो कहे मेरी आज दिल की धड़कन भी तेज है, तो आप कहें आपको तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया है। नहीं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और ये सारे जितने डिसऑर्डर्स हैं ये आप खुद से टैग नहीं कर सकते, खुद से डायग्नोज नहीं कर सकते। ये आपका एक साइकोलॉजिस्ट, आपका साइकियाट्रिस्ट पूरी एक आपकी हिस्ट्री लेके, आपकी सारी चीजों को लेके, और वक्त का तयन इसमें बहुत जरूरी होता है कि कितने अरसे से आप इस कंडीशन में मुब्तला हैं। ये इंतहाई जरूरी चीज है कि कितना अरसा हो गया है आपको इस कंडीशन में मुब्तला हुए है, तो फिर ही डायग्नोज किया जाता है। इसी तरीके से एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी जो हैं वो डायग्नोज करने के लिए 6 माह की मुद्दत होती है। 6 माह मोस्टली, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटीज की, लेकिन उसमें मोस्टली जो है 6 माह की मुद्दत तक अगर आपको ये सिम्टम्स आते चले जाते हैं तब कहा जाता है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। अदरवाइज रोजमर्रा की परेशानी हो जाना और उसके अंदर थोड़ी बहुत ही कोई तबीयत का खराब हो जाना एक नॉर्मल इफेक्ट है। लेकिन वो चीज जो आपको 6 महीने तक लगातार है, आपके तीन तीन एरियाज में आपको डिस्टर्ब कर रही है। एक, आपके घर में या लोगों से मिलने मिलाने में ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाए। एक, आपका जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज, आपकी जो जिम्मेवारियां आपको पूरा करने में दिक्कत आना शुरू हो जाए। और तीसरी चीज कि अगर आपकी ऑक्यूपेशनल जोन में, चाहे स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां आपको दिक्कत पेश आ रही है, या फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं वहां पे आपको दिक्कत पेश आ रही है, इन 3 डोमेन्स में जब आपको डिस्ट्रेस आना शुरू होता है, जो 6 महीने की मुद्दत पैदा होती है, तो ही हम किसी बीमारी को डिसऑर्डर या किसी भी कंडीशन को डिसऑर्डर का नाम देंगे। ये एक बहुत जरूरी चीज है। मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम बिला वजह ये अल्फाज लोगों के लिए इस्तेमाल करते चले जाते हैं। अच्छा, जो एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसको हम हर रोज सुनते भी हैं कि इसको बड़ी एंजाइटी है, बड़ी एंजाइटी है, वो होता क्या है? उसके पता है 6 शक्लें हैं। एक उसकी शक्ल, जो उसकी पहली सूरत है पैनिक डिसऑर्डर्स, ये एंजाइटी डिसऑर्डर के डोमेन में और उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। जिन लोगों को अचानक से घबराहट हो जाती है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन अगेन इस सारे की टाइम पीरियड टोटल कुछ मिनट, कुछ सेकंड या कुछ देर का होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। दूसरा जो टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके ऊपर आज हम तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। तीसरी किस्म एंजाइटी डिसऑर्डर में आ जाती है फोबिक डिसऑर्डर, जिसमें किसी खास चीज का डर खौफ होता है। किसी को जानवरों का, कॉकरोच देख लिया तो बहुत बुरी हालत हो गई, किसी को बंद दरवाजों का खौफ होता है कि वो बंद कमरे में, बंद दरवाजे में नहीं बैठ सकते, उनको खौफ आता है, डर आता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। चौथी किस्म हमारे पास आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये वो डिसऑर्डर है जो हम पाकिस्तानियों में बड़ा कॉमनली पाया जाता है। सफाई सुथराई का डिसऑर्डर आप कह लें,
कि आपको परेशानी हो गई है कि जी शायद मेरे हाथ साफ नहीं है, बार बार हाथ धोते रहना, ये मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव की एक कंडीशन बता रही हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव में बहुत सारी और भी डोमेन्स हैं और भी कंडीशन आती हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे कह रही हूँ कि कई लोगों को होता है कॉन्टिमिनेशन एंग्जाइटीज होती है ना, कि मेरे कहीं हाथ ना गंदे हो, मेरे कपड़े ना गंदे हो गए हो, वो बार बार उसको धोते रहते हैं। पांचवी किस्म हमारे पास आती है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि कोई ऐसा पास्ट में इवेंट हो गया। अब आप कहेंगे कि पास्ट में इवेंट तो डिप्रेशन में भी हुआ, लेकिन यहाँ क्या फर्क है कि पास्ट में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं कि आपको डर और खौफ है कि वो आगे ना हो जाए। जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं एक दफा वंस अपॉन अ टाइम में गाड़ी के नीचे आ गई थी। तो कितने अरसे तक मुझे ये स्ट्रेस था कि मैं सड़क नहीं पार कर सकती थी, कि मुझे लगता था मैं सड़क पार करूंगी तो मेरे ऊपर से गाड़ी गुजर जाएगी, फिर मेरे बच्चों में से कोई एक मेरा हाथ पकड़ के मुझे सड़क पार कराता था, अदरवाइज मैं डर जाती थी। तो यू सी पास्ट में हुआ हुआ एक इवेंट है, और पास्ट में हुआ हुआ एक इवेंट है जो कि आगे वाले अगले फ्यूचर के बारे में आपको डिस्ट्रेस कर रहा है और एंग्जाइटी दे रहा है। इसी तरीके से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर कोई और डिफरेंट बीमारियों की वजह से भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 6 किस्में हैं जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर की होती हैं। एंग्जाइटी ओवर जो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, उसकी ये सब 6 कैटेगरीज हैं। आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे वो है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत कम, मैं इसलिए कहूँगी कि बहुत कम बात की जाती है कि जब मैंने बड़े अरसे पहले पढ़ाइयाँ कर ली थी, मैं काम भी करती थी, सब कुछ भी करती थी, लेकिन एक दफ़ा मैं इसी तरह कोई वर्कशॉप ले रही थी और उसके अंदर कोई क्वेश्चन हुए, तो वहाँ पे एक खातून ने मुझे कहा कि मेरी बेटी को जीएडी है। और मैं परेशान हो गई, ये क्या होता है? मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ अपने ऊपर भी कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ भी था, फिर भी मैं भूल गई थी, क्योंकि ज़रा कम फोकस दिया जाता है। लेकिन ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डोमेन ऑफ डिसऑर्डर है जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। जी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है? जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर को हम कहते हैं कि जो क्रॉनिक एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी की एक बहुत ज़्यादा क्रॉनिक, यानी कि आपको ना खत्म होने वाली, परसिस्टेंट, काफी अरसे से चली आ रहा आपके अंदर एक एंग्जाइटी है जो कि बहुत अनरियलिस्टिक वजूहात की वजह से है, और आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव वरी हो रहा है उसके अंदर। आपको मतलब ये कहूंगी कि हम नॉर्मली भी अगेन वरी करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जो जीएडी होता है, यानी कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, वो कंट्रोलेबल नहीं होता और वो लेस सक्सेसफुल होता है। कुछ भी कर लो, आपको जो जो तरीकेकार आ रहे होते हैं कि मैं इससे अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी, इससे कंट्रोल कर लूंगी, लेकिन उन सारी चीजों से करने से आपकी एंग्जाइटी दूर नहीं हो पा रही होती है। और नॉर्मली जो है इसमें ध्यान ये देना चाहिए कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसका टाइम पीरियड 6 महीने होता है। यानी 6 महीने तक आपके ऊपर एक कैफियत है जिसके अंदर आपको एक डर है, खौफ है, और आप बहुत ज्यादा परेशान है, और किसी एक चीज को लेके परेशान नहीं है, आप एक के बाद एक और चीज पकड़ लेते हैं। मल्टीपल इश्यूज हैं जो आपको परेशान किए चले जा रहे हैं। कभी आपको ख्याल आता है कि अच्छा पता नहीं आज हांडी सही बनी है कि नहीं बनी है, वो तो इतना खौफ है, इतना डर है कि कहीं मतलब मुझे डांट ही ना पड़ जाए, और दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाना, और फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आना कि नहीं वो आज सफाई वाली ने ना अच्छा वाला सफाई भी नहीं की थी, और वो ये काम भी नहीं होता। मतलब एक के बाद एक ख्याल आते चले जाना, और उसके ऊपर परेशानी का हर छोटी से छोटी बात के लिए परेशान हो जाना, और इतना परेशान होना कि जो मैंने अगेन आपको कहा था कि तीन हमारे डोमेन्स हैं जिनके ऊपर उसको अफेक्ट होगा। हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होंगे, हमारी डेली लाइफ स्किल्स, डेली लाइफस्टाइल हमारी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, और हमारा ऑक्यूपेशनल जोन में हमें डिस्ट्रेस हासिल होगा। इटियोलॉजी क्या होती है, वजूहात क्या है कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो क्यों जाता है? जैसे हमारी बहुत सारी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और उनके अंदर हमें कोई हतमी एक चीज नहीं मालूम होती है कि ये डिसऑर्डर क्यों हो गया है, इसी तरीके से जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का भी मैं आपको ये कहूंगी कि कोई बहुत हतमी एक प्रूवन एक चीज नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। उसमें एक बहुत चीज जो हमें मैटर करती है वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है। क्या हम बहुत ज्यादा हर बात पे परेशान होने वाले हैं? क्या हमारा टेम्परामेंट लो है? क्या हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या हम नेगेटिव थॉट्स रखते हैं?
नहीं, उसका जरूर ये मतलब होगा, ऐसे नहीं उसने ये कह दिया, जरूर मुझे पता है उसका मकसद ही कुछ और था ये बात बोलने का। यू सी, एक नेगेटिव थॉट्स रख के दिमाग में पॉजिटिविटी की तरफ से दूर होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रोन होते हैं, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, लेकिन ऐसे लोगों को दे आर प्रोन टुवर्ड्स जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इनकी ज्यादा चांसेस ज्यादा होते हैं इनके अंदर ये डेवलप होने के। दूसरी चीज आ जाती है जेनेटिक्स। हमारे बड़ों में कहीं एंजाइटी के इश्यूज हैं जो कि जेनेटिकली हम पे ट्रांसफर हो रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारा न्यूरो जो न्यूरो डेवलपमेंटल जोन है ना, वो भी बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, हमारे हार्मोन्स ऐसे रिलीज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। फिर एक जो चीज है कि जो हमें बहुत कॉमनली देखी गई है कि ये बीमारी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर खवातीन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो औरतें होती हैं वो डायग्नोज हो जाती हैं जनरलाइज, वजह अगेन वो बहुत सारी फिक्रें पाल के रखती हैं, वो बहुत सारे वहम पाल के रखती हैं, वो बहुत सारे बदगुमानियां पाल के रखती हैं, नेगेटिव थॉट्स को भी रखती हैं। और जाहिर बात है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होती हैं, उनकी अपनी सास के, माँ बाप के इश्यूज और बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से वो ये चीजों से गुजरती है। कुछ हमारे पास कुछ मेडिकल इश्यूज ऐसे हैं जो कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जिसमें से मैं आपको मोस्ट कॉमनली बता रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा कैफीन इंटॉक्सिकेशन हो जाती है जिनको, उनके अंदर ये इशू आ जाता है। कई बार हाइपोग्लिसीमिया यानी कि शुगर लेवल लो हो जाने की वजह से भी आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर आप पेशेंट हैं हाइपोग्लिसीमिया की, बार बार आपका कम हो जाता है तो भी आपके साथ ही हो जाता है। जो एक बहुत कॉमन रीजन और हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है वो थायराइड के पेशेंट्स के अंदर ही होता है। क्योंकि अगेन अगेन आपके जो ग्लैंड्स हैं वो आपकी न्यूरोट्रांसमीटर भी आपकी ग्लैंड से रिलीज कर रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, और थायराइड अगेन इज अ हार्मोन, तो उसकी वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। जो हमें साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं कि हाँ ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके अंदर हम देख लेते हैं कि द सिम्टम्स फ्लक्चुएट, एक जैसे नहीं रहते। यू मे नोटिस बेटर एंड वर्स टाइम्स ऑफ द डे। कभी आपको होगा कि हाँ नहीं बड़ा अच्छा दिन गुजर गया, लेकिन कभी कोई ऐसा दिन होगा कि आपकी बस ऑफ हो जाएगी, वो वाली सिचुएशन हो जाती है। Not everyone with generalized anxiety disorder has the same symptoms, but most people with generalized anxiety disorder experience a combination of number of following। उसमें उनके क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उनके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो इमोशनल सिम्टम्स आते हैं उनको, उनके अंदर बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं, और उनके अंदर फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। अब ये जो इमोशनल, बिहेवियरल और फिजिकल सिम्टम्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा वाजे करके और डिटेल में आगे लेके चलती हूँ। इमोशनल सिम्टम्स में क्या हो जाता है कि उनको हर वक्त जो है ना कांस्टेंट वरी है, उनके दिमाग में चल रही है परेशानी परेशानी, और अनकंट्रोलेबल है उनके लिए, और वो सो भी नहीं पा रहे हैं, या तो वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे हैं या वो बहुत ज्यादा सो पा रहे हैं, और कुछ भी करने से उनकी ये परेशानी रुक नहीं है, और उनके थॉट्स, बहुत सारे इंट्रूसिव थॉट्स उन पे हमला कर रहे हैं, और वो उनको अवॉइड भी करना चाहते हैं तो भी वो अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, और दे हैव द इनएबिलिटी टू टॉलरेट अनसर्टेनिटी, यानी कि आगे क्या होना है ये वाली जो है ना, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और बर्दाश्त नहीं, टॉलरेट यानी कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आगे होने वाला क्या है, मतलब फ्यूचर की इस चीज में है। और बिहेवियरल सिम्टम्स में हमारे पास आता है कि फिर वो ऑब्वियसली जब वो इस सारी चीज से गुजर रहे हैं तो वो आगे कोई एक्शन भी करेंगे ना, उनके अंदर बिहेवियर्स भी आएंगे, उनमें बिहेवियर्स में आएगा कि वो आराम नहीं कर पाते। घर में खुशी का वक्त है, सब इंजॉय कर रहे हैं, वैसे भी दिन में आम वक्त में हर कोई टीवी एंजॉय कर रहा है, कोई अपना कुरान पाक को एंजॉय कर रहे हैं, ये किसी भी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, खुशी को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दे कैन नॉट बी बाय देमसेल्व्स, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। और दे स्टार्ट पुटिंग थिंग्स ऑफ बिकॉज दे आर ओवरवेल्म्ड, कि बस छोड़ो मैं नहीं करती, छोड़ो मैं नहीं ये करती, बस मैंने क्या करना, मेरा कहाँ खुशियों पे हक है, मैं क्या, बस छोड़ दो, मैं तो हूँ ही ऐसी, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। और फिर इतनी एंजाइटी की वजह से वो सिचुएशंस को अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनके ऐसे कुछ हो भी सकता है, किसी महफिल में जाना छोड़ देंगे या मिलना मिलाना छोड़ देंगे, ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं।
फिजिकल सिम्टम्स उनमें जो नजर आते हैं वो उनको उनकी मसल टेंस रहते हैं, उनके पट्ठों में, उनके स्पेशली जो पट्टे हैं ना वो बहुत अफेक्ट होते हैं कि जैसे खिंचाव आ जाते हैं उनके अंदर, टेंस फीलिंग्स होती हैं उनके अंदर। जिस्म में जगह जगह दर्द है, टांगों में दर्द हो जाना, पेट में दर्द हो जाना। आप सोचिए स्टमक पेन्स उनको स्टार्ट होते हैं, उनको डायरिया तक हो जाता है, उनको उल्टियां आना और नोजियाटिक फीलिंग हर वक्त रहना शुरू हो जाती है। रेस्टलेस होते हैं, मतलब यहाँ बैठे वहां बैठे, घबराहट है बस। कभी आप लोगों ने कभी कोई ऐसा पेशेंट देखा हो तो बड़ा उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप बड़े बेबसी का आलम होता है उसके ऊपर, आप बड़ा दुखी फील करते हैं उसके सामने। अम, फिर वो सो नहीं पा रहे हैं या पूरी पूरी रात, या पूरी क्या एक्सेसिव नींद क्या तो लेना शुरू कर देते हैं जरूरत से ज्यादा, या पूरी पूरी रात दिन जाग के गुजार रहे हैं। और फिर अगेन आपकी जब नींदें ही नहीं पूरी हो रही तो मसले और बढ़ रहे हैं आपके साथ। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए करते हैं कि जो हमारे क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ कि हम बेसिकली जब जो साइकोलॉजी पढ़ रहा होता है उनको समझाने के लिए क्या जाता है कि 6 महीने का, वही जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए प्रोमिनेंट टेंशन वरी के साथ, और एवरीडे इवेंट्स के उनके प्रॉब्लम्स आ रहे हों, और 4 सिम्टम्स होने चाहिए। नीचे वाली जो चीज़ें हैं उनमें से कोई 4 सिम्टम्स होने चाहिए। वो हम पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को करते हैं। इसमें यहाँ पे इट्स इनफ फॉर यू। अगेन यहाँ एक थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि नॉर्मल वरी और जनरलाइज एंजाइटी में जो वरी हो रही है उसमें डिफरेंस क्या है। एक क्विक रिव्यू है। नॉर्मल वरी में क्या है कि योर वरीज डज नॉट गेट इन द वे ऑफ योर डेली एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरे कर रहे होते हो, आप अपने दिन रात के काम भी कर रहे होते हो, ठीक है कोई परेशानी आ गई है उसके लिए आप परेशान हो, बात खत्म। लेकिन जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर वाला बंदा होता है उसकी जॉब, उसकी एक्टिविटीज, उसकी सोशल लाइफ सब खराब तहस नहस हो जाती है। फिर नॉर्मल वरी में यू आर एबल टू कंट्रोल योर वरी, लेकिन जनरलाइज एंजाइटी वाला अपनी वरी को किसी भी सूरत काबू में नहीं पा पाता। फिर नॉर्मल वरी में योर वरीज वाइल अनप्लेजेंट डोंट कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। ठीक है आपको परेशानी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन स्टिल आप गुजारा कर लेते हो। लेकिन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में वो इतना एक्सट्रीमली अपसेटिंग है कि वो स्ट्रेसफुल बन जाता है आपके लिए। फिर नॉर्मल वरी में योर वरीज आर लिमिटेड टू स्पेसिफिक स्मॉल नंबर ऑफ रियलिस्टिक कंसर्न्स कि हाँ मेरा बेटा है ना पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, मैथ्स में उसके फेल हो गया है, चलो जारी बात है परेशानी है, ट्यूशन लगवा लूंगी, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगा। देखिए कि ये रियलिस्टिक टेंशन है जो आपको हो रही है। लेकिन जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसके अंदर वो रियलिस्टिक नहीं होती और वो एक चीज पे भी कंसर्न नहीं होती, वो एक के बाद एक पे भागती चली जाती है। अगेन ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि जो हम देखते हैं उसमें हम ये होता है कि पहले जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जो हमें बताता है कि उसको कॉन्स्टेंट वरी है तो हम पहले उस फिजिशियन के पास ही भेजते हैं और हम उसे कहते हैं कि अपना सारा प्लीज आप एंजाइटी अपने चेकअप्स करवा के, अपना ब्लड टेस्ट करा के, अपना स्टूल टेस्ट करा के, और जब आप डॉक्टर से क्लियर हो जाते हो तो हमें समझ आता है कि ठीक है अब ये अगर जनरलाइज का है फिर हम उसको कुछ क्वेश्चनियर्स देते हैं, उसके कोई टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरह के साइकोमेट्रिक हमारे पास टेस्ट होते हैं, वो टेस्टिंग होती है और उसके बाद हम उसको फाइनली डायग्नोज कर पाते हैं उसके लिए जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज कर पाते हैं। इन सारी बातों में ना हमारे पास जो जो चीजें हैं उसमें हमें पता होना चाहिए कि कोई से 3 अलामात या 4 अलामात हमारे पास दिखाई देते हैं। अगर बच्चा है तो कोई एक भी अलामत के साथ आ रहा है तो वो जनरलाइज एंजाइटी के साथ है, लेकिन अगर कोई बड़ा है तो उसमें कम से कम ये 3 अलामात होनी चाहिए, इनमें से कोई 3, यानी कि उसको स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, उसको मसल टेंशन है, उसको इरिटेबिलिटी है, ट्रबल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा चीज़ों के ऊपर, फटीग्ड है, थका रहता है और बेचैनी का आलम है, तो हम उनको डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी होती हैं, किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है या सब्सटेंस अब्यूज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जो अब मेरा ख्याल है जो काम की बात है, जो सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए इंसान को कि अगर ऐसा सब कुछ हो गया है तो कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश है, उसने गुजरना है और हमने उसमें से ऐसे तरीके से गुजरना है। अगर हम खुद इस चीज से गुजर रहे हैं तो हमने सबसे पहले अपने साइकियाट्रिस्ट, अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है असेसमेंट्स के लिए और हमने अपने आप को अपने आप पे काम करना है। और अगर हमारी इर्द गिर्द हम किसी को देखते हैं
तो बजाय कि उसकी पीठ पीछे उसकी बातें करें, उसकी टांग खींचें, या फिर उसको बुरा भला लोग घरों में कहना शुरू कर देते हैं, उसके बजाय अगर बेहतर है कि हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसको लेके जाएं, उसको समझें, उसका साथ दें। मैं आपको अपने क्लिनिक के तजुर्बे से बताऊं कि जितना पेशेंट आता है ना, उसकी बीमारी जब बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि घर वाले उसका साथ नहीं देते, घर वाले उसको समझते नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि घर वाले भी एजुकेटेड हों। इन अ वे एजुकेटेड से मुराद ये है कि उनको इन बीमारियों के बारे में नो हाउ हो। अगर अल्लाह ना करे आप या आपके घर में से या आपके ईद मिलने मिलानों में से किसी को भी कोई भी डिसऑर्डर है, तो उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करें, ताकि आप उसको, चाहे आपको खुद है चाहे आपके किसी और बंदे को है, आप अपने आप को एजुकेट करें, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ें। सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे पास गूगल है, गूगल की मदद हासिल करें और उसको यूट्यूब पे डालें, उसके बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, हल मिलेंगे, तरीके मिलेंगे, और उसको समझने की कोशिश करें। उसके जूतों में पाँव रख के देखें कि उसको वो जूता कितना चुभ रहा है, उसको उसके लिए वो परेशानी, उसकी बेबसी है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा, तो आपकी मदद की उसको ज़रूरत है। दो तरीके कार हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। एक होता है जी मेडिकेशन के थ्रू, दवाइयाँ जो कि हमें साइकेट्रिस्ट देता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं देता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें ये समझ भी आना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फ़र्क होता है। साइकेट्रिस्ट वो बंदा होता है जिसने एमबीबीएस डॉक्टर होता है और उसके बाद स्पेशलाइजेशन में उसने साइकेट्री पढ़ी होती है, वो आपको दवाई दे सकता है। ये आपको क्यों जरा पता होना जरूरी है कि कई बार मैंने देखा है कि जो साइकोलॉजिस्ट के पास भी लोग जाते हैं, और कई साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो दवाइयां भी रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज आप साइकेट्रिस्ट से पूछे बगैर कभी कोई दवाई ना खाएं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी आपका साइकोलॉजिस्ट करता है। जो बेहतरीन आपका इलाज निकलता है वो कॉम्बिनेशन से निकलता है कि जब आपने दवाई भी ली है और आप साइकोथेरेपी के लिए भी जा रहे हैं। दवाई और साइकोथेरेपी साथ साथ चलने में आसानी और बेहतरी इसलिए होती है कि दवाइयाँ आपके जो हार्मोन्स या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपका जो ब्रेन में एक केमिकल लोचा चल रहा है, उसको कंट्रोल करता है। और जब वो उसको कंट्रोल करता है ना, तो आपने सारी जिंदगी उस पर डिपेंडेंट तो नहीं रहना। कोशिश करने अपने आप को ठीक करने के लिए, उसके लिए कौन आपकी मदद करेगा? साइकोलॉजिस्ट मदद करेगा। ठीक है। और वो आपकी प्रॉपर साइकोथेरेपी करेगा, उसको तौर तरीके आते हैं, वो आपको गाइडलाइन देगा और आप उसके मुताबिक चलेंगे। आ, ये नहीं है कि मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, समटाइम्स हमें सिर्फ साइकोथेरेपी से आराम हो जाता है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन सवेयर है तो हमें साथ साथ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खाली मेडिकेशन लेते रहना मेरे नज़दीक इट्स नॉट अ गुड हल। यू नीड टू गो साइड बाय साइड, दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। जो साइकोथेरेपी होती है ये क्या होती है? ये होती है कि जी आपकी टॉक थेरेपी जैसे होती है, आप काउंसलर के पास जा रहे हो, आप अपना दिल हल्का करते हो। देखें जी, दोस्त क्यों जिंदगी में जरूरी होते हैं कि दोस्त इसलिए जरूरी होता है हमारे लिए कि हम उससे बात करते हैं, लेकिन दोस्त भी फिर को खास दोस्त होना चाहिए। मैं अपनी बच्ची को भी बताती होती हूँ, अपनी बेटी को, अपने बेटे को भी ये बात कहती होती हूँ कि दोस्त हर हाथ मिलाने वाला नहीं होता। आप जिसको बताओ वो आगे आपको आपके ही अम्मा अब्बा के खिलाफ करना शुरू कर दे, हाँ तुम्हारी तो अम्मा ही ऐसी है। दोस्त वो है जो आपकी बात सुन के आपको सही राह पे लेकर चले। तो इसी तरीके से एक एक हमारी साइकोथेरेपी में हमारे दोस्त बहुत हमारे काम आते हैं, लेकिन अगर आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपकी बात सुनता है, आपका कथारसिस होता है, और कथारसिस के बाद फिर वो आपकी उन्हीं सारी बातों में से आपका एक ट्रीटमेंट डेवलप करता है और वो आपको देता है। जो हमारे पास सबसे बेहतरीन साइकोथेरेपी आती है वो है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी है फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। इसमें आपको साइकोथेरेपी जो है, सॉरी, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसके अंदर बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप जाते हैं तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट एक के बाद एक चीज बताता चला जाता है, आपको होमवर्क देता है, आप वो काम घर में करते हैं तो आप में फर्क पड़ता है। अच्छा, वो तो बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो काम हम अभी भी सोचें कि हमें कोई भी परेशानी है, मैं खाली जनरलाइज्ड एंजाइटी की बात नहीं करूंगी, मैं डिप्रेशन की बात भी आपके साथ करूंगी, और मैं एंजाइटी की बाकी सारी किस्मों को लेके चलूंगी कि अगर आपको कोई भी इस तरह से एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं तो आपने जो कुछ हम आसान टिप्स हैं जो आप करेंगे और आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। एक है मेडिटेशन। आप देखें, मेडिटेशन अंग्रेजों का नाम,
और हमारे यहाँ इसका नाम है दीन। अल्लाह के साथ जुड़ना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेना। आप देखिए जो बुद्धिज्म है वो बुद्ध के वो भी यही करते हैं ना, मेडिटेशन। उनका मेडिटेशन वर्ड है, हमारा हम अपने अल्लाह के साथ जुड़ते हैं और इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते हैं, हम अस्कार डिफरेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए आसानी होती है। इसके अलावा हमारी जो डेली लाइफ पैटर्न है ना, आप देखिए अल्लाह ताला ने कायनात जो है ना एक वक्त के हिसार में बनाई है। यानी कि एक खास वक्त पे सूरज निकलेगा, एक खास वक्त पे सूरज तुलू होगा। इसी तरह चांद तारों का टाइम, इसी तरह सारे ऑर्बिट्स जो आपकी पूरी यूनिवर्स को ऑर्बिट कर रहे हैं वो भी एक खास टाइम पीरियड पे चल रहे हैं ना। एक भी अल्लाह की बात नहीं मानेगा और अपने वक्त से हिल जाएगा। यानी कि कोई भी एक एक प्लैनेट है, वो आज अपनी मर्जी से अपना ऑर्बिट छोड़ के अपनी स्पीड पे चलना शुरू कर देगा, तो क्या होगा? पूरी की पूरी कायनात तहस नहस हो जाएंगी, सब एक दूसरे के अंदर जाके लगेंगे। ठीक है ना, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में वजेंगे एक दूसरे के अंदर वो वाली सिचुएशन हो जाएगी और सब कुछ है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हम सबको भी एक लाइफ गुजारने के तरीके सिखाए हुए हैं। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, सुबह अल्लाह ने जागने और काम करने के लिए बनाया है। हमने आजकल के जमाने में क्या किया, हम रातों को देर तक जाग रहे हैं और सुबह देर तक सो रहे हैं। हमने अपना लाइफ पैटर्न ही खराब कर दिया है। ये वो चीजें हैं जो इन सारी बीमारियों को जन्म भी देती हैं और बढ़ावा भी देती हैं। तो अगर आप अपने आप को सेहतयाब रखना चाहते हैं और अपने घर में सबको सेहतयाब रखना चाहते हैं, तो अपनी स्लीप पैटर्न्स पे काम करें, अपनी एक्सरसाइज पे काम करें। आपकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप अपने स्लीप पैटर्न पे काम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप हेल्दी खाना खाते हैं, आप अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से गुजारते हैं इस तरीके से, तो आप यकीन करें ये बीमारियों की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। इन सारी बीमारियों की शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। ये वो टिप है जो कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वो फिर आपको अल्टीमेटली होमवर्क दे दे के यही काम करवाएगा कि आपने अपने सोने जागने का टाइम लिख के लाना है, आपने अपने खाने क्या खाया उसका टाइम लिख के लाना है, किस टाइम क्या खाया, फिर वो आपको बताएगा आपने कब कब क्या क्या करना है। तो ये कुछ ऐसे काम है जो हम उस तक पहुंचने से पहले अपनी जिंदगी में खुद भी ठीक कर सकते हैं। अच्छा, कभी कोई एंग्जाइटी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो अपनी ध्यान हटाना बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान हटाने के लिए क्या होता है कि फिर आप अपने हाथ की हथेली में थोड़ी देर के लिए ना बर्फ का टुकड़ा रख लें। जैसे सर्दियों में भी बर्फ का टुकड़ा रखेंगे ना, आपका खुद खुद दिमाग हटेगा कि जो आपको परेशानी लाक थी आप एकदम से उससे हट जाएंगे। ऑब्वियसली मतलब ऐसे काम करने जिससे आपकी ध्यान हटे। नींबू चाट लें एकदम से, वो खट्टा लगेगा आपको तो आपका ध्यान हटेगा। जर्नलाइजिंग, मैं छोटी होती थी तो मेरी टीचर बड़ा एनकरेज करती थी डायरी लिखने को, और मैंने देखा तो मेरी सहेलियां बड़ी डायरी लिखती थी। हमें किसी ने सही तरह से गाइड ही नहीं किया था डायरी लिखना क्या होता है, ना टीचर ने गाइड किया था ना सहेलियों ने बताया था। तो कभी सिर्फ अपनी दुखी दास्तानें लिख लेती थी और मेरी अम्मा को बड़ा गुस्सा आता था, वो बड़ा नाराज होती थी, मुझे बहुत डिस्करेज करती थी कि ये क्या तरीका है। बिकॉज ऑब्वियसली हमारे माँ बाप जो है ना वो एक डिफरेंट टाइम फ्रेम से आ रहे थे, तब की वैल्यूज डिफरेंट थी, सब कुछ था। तो मुझे अम्मा ने कभी लिखने नहीं दिया। और जब मैं बड़ी हुई और जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, देयर इज सच अ ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिंग। अभी किसी ने मैसेज में लिखा हुआ था, मुझे पॉपर नहीं हुआ, मैंने मैसेजेस डिटेल में तो नहीं पढ़ा। उन्होंने ओसीडी भी मेंशन किया और बाइपोलर भी मेंशन किया। सब चीजों के लिए जर्नलिंग, जर्नलिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखें आपने कब क्या महसूस किया। खाली ये नहीं लिखें कि आपने कब क्या महसूस किया, फिर आप उसके बाद लिखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रैटिट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह का खाना बना के लिखें कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे ये दिया ये दिया ये दिया। वो भी रोज का लिखें। फिर जो प्रॉब्लम आई अल्लाह ने मुझे उस आजमाइश में डाला और मैं उससे कैसे निकली ये भी लिखें। लिखना जो है एक बहुत बड़ी ताकत है। आप यकीन करें जब आप लिखते हैं तो आपकी आधी टेंशनें खुद ब खुद उस लिखाई उस पेन के थ्रू आपकी डायरी में चली जाती हैं और आपको अपने मसलों के हल निकलना शुरू हो जाते हैं। और समटाइम्स आपको लिखने से पता चलता है यार ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं थी जिसके लिए मैं इस कदर परेशान था, ये तो देखो ये आसान सा मसला था मैंने हल कर लिया। और फिर बाद में जब उसके डायरी के पन्ने आप खोल के पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वक्त था, ये गुजर गया। तो वो आपको एक ग्रैटिट्यूड की, अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी करने की एक और होती है। फिर इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट ग्रुप्स का इतना कोई ज्यादा दिखाई नहीं देता, बाहर मुल्कों में है। लेकिन आजकल कोई पुराने जमाने का जमाना तो है नहीं, आजकल तो हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। फेसबुक पे सपोर्ट ग्रुप्स मिल जाते हैं आपको, इंस्टा पे सपोर्ट ग्रुप्स मिल जाते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स आर देयर, उनको ज्वाइन करें, जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, दूसरों के तजुर्बों से भी सीखने को मिलता है।
अगेन वो हेल्दी हैबिट्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं, अच्छा खाना, अच्छे टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, अपनी हेल्दी हैबिट्स करें, एजुकेट योरसेल्फ, कम्युनिकेट करने के लिए दोस्त भी है और साइकोलॉजिस्ट भी आपके पास है। एक मैं आप लोगों को आखिर में साइकोथेरेपी में एक टिप दूंगी। जो साइकोथेरेपी होती है, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, वो तो ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेंगे, जाएंगे, वो आपको 8 से 10 सेशंस लगाएगा आपके साथ, या हो सकता है अगर आपकी बीमारी की नौयत या तकलीफ की नौयत ज्यादा है तो 15 से 20 सेशन भी लग जाए, तब जाके आप सेटल डाउन होंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, साइकोलॉजी इज नॉट मैजिक, साइकोथेरेपी इज नॉट मैजिक कि जी गोली अंदर की थी तो हर चीज ठीक होगी, ऐसे नहीं होता। इट्स टाइम टेकिंग, क्योंकि जो बीमारियां आपने डेवलप की होती हैं वो भी बड़े आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टाइम गुजरने के साथ किसी वजह से डेवलप हुई होती हैं, और इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगी। लेकिन कुछ उसके लिए तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। लेकिन जो एक मैं आपको वैसे एक टिप दूंगी, उसको कहते हैं 3-3-3 रूल, 3-3 रूल। ये एंजाइटीज के लिए होता है। उसमें क्या है कि जब आपको लगे कि आप बहुत परेशान हैं, आपकी परेशानी में आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, एकदम से जिधर भी बैठे हुए हैं ना, आप कोई 3 चीजें गिने, कि जैसे अगर आप बाहर हैं, घर से बाहर हैं, तो आप कहें ये फूल लाल रंग का है, वो पीछे कितनी अच्छी पहाड़ी है सब्ज रंग की, उसके ऊपर कितने प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, और तीसरी भी कोई चीज देख लें कि ये सड़क पे गाड़ी गुजर रही है। 3 ऑब्जेक्ट्स को फौरन ऑब्जर्व करें। इसी तरीके से फिर फौरन 3 आवाजों को सुने कि अच्छा, वो चिड़िया की आवाज समझ आई है, गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई है, वो पीछे से एक बंदा गुजरा है, वो कुछ बोल रहा था। तो ये 3 आवाजों को सुने, 3 ऑब्जेक्ट्स देखें, 3 आवाजों को सुने, और फिर तीसरी चीज आती है, अपने 3 बॉडी पार्ट्स को उस टाइम मूव करें फौरन से, अपने पाँवों को, हाथ को, कमर को, कोई एक मूवमेंट दें। ठीक है, ये वो चीजें होती हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसी टिप है जिसमें मेनी पीपल फाइंड दिस स्ट्रैटेजी हेल्प देम फोकस एंड ग्राउंड देम व्हेन एंजाइटी सीम्स टू ओवरवेलम देम। तो ये आपको उस लिहाज से हेल्प करेगी। बाकी हमारे पास जो दवाइयाँ आ जाती हैं, उसके अंदर हमारे पास जो कुछ दवाइयों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये दवाइयों के नाम हम वैसे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लिखते हैं। आप में कोई भी दवाई बगैर उसके पूछे नहीं लेनी है। अच्छा, इसके अलावा आ जाता है मेरे पास एक केस स्टडी, अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ, हमारे पास वक्त है तो। केस ऑफ 50 years old man, RP was admitted in the psychiatric hospital for treatment of generalized anxiety disorder. On the clinical initial assessment, the student nurse noticed that Mr. RP was quite restless and he was fidgeting with his gown. He was sitting on the edge of the bed and he constantly rearranged his personal items on the bedside stand. Complaints of dizziness and upset stomach, insomnia and frequency of the urination noted. अब इन सारे सिम्टम्स में जो हमने चीजें देखी हैं आपको दिखाई देंगी कि कई बार ऐसी कैफियत में हमें दिखाई देता है, रेस्टलेस है, बेड के कोने में बैठा हुआ है, रिलैक्स होकर नहीं बैठ रहा है, अपना हाथ पैर हिला रहे हैं, अपने गाउन जो उन्होंने पहना हुआ है उसको बार बार टच कर रहे हैं, अपनी चीजों को बार बार ठीक कर रहे हैं, कभी इधर रखते हैं कभी उधर रखते हैं, और उनको चक्कर आने की भी है, उनके मैदे में दर्द भी पड़ रहा है, उनको काफी दिनों से वो सोई भी नहीं और बार बार पेशाब की तकलीफ का भी वो बयान कर रहे हैं। Now, Mr. RP appears to be easily distracted as people walk into the room. मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे वो एक काम पे, कोई गुजरता है, कोई इर्द गिर्द से गुजरता है, एकदम से वो चौंक से जाते हैं और उसको देखना शुरू हो जाते हैं। And he was impatient with the student nurse taking vital signs. His hands are cold and clumpy and radical pulse was 120 beats per minute. यानी कि पल्स रेट भी तेज चल रही है। अब इसमें अब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि उनकी जब क्लिनिकल रिपोर्ट ली जाएगी, चलिए मैं आगे भी पढ़ लेती हूँ कि ड्यूरिंग पोस्ट क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस द स्टूडेंट्स नर्स शेयर्ड हर फीलिंग्स ऑफ इरिटेशन अबाउट RP. She also stated that the client's anxiety was infectious and that she found herself becoming tense, although she tried to remain calm during the admission procedure. Another student stated, यानी कि जो ये हमने चूंकि यहाँ नर्स की एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप घर में रह रहे हैं और आपके घर में कोई ऐसा बंदा है तो आप भी इसी चीज को फील करेंगे जो ये स्टूडेंट नर्स फील कर रही है ना,
कि वो कह रही है कि मैं तो खुद घबरा गई, मैं तो टेंस हो गई उसको देख के, जब और मेरे लिए वो मुश्किल हो गया उसका एडमिशन प्रोसेस बनाना। इसी तरीके से जब हम घर में हमारे ही कोई प्यारा इतनी तकलीफ से गुजर रहा होता है तो हम भी ऐसे ही डिस्ट्रेस होते हैं। चलिए आगे, वो तो अलग चीजें आ जाती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो हमारे जब भी हमारे घरों में कोई ऐसा पेशेंट आता है तो सबसे पहले आपको खुद अपनी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। ये जो मैंने चीज़ें कही हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करने की, ये खाली पेशेंट के लिए नहीं है, ये उस घर में रहने वाले फी बंदे के लिए है, क्योंकि जिस घर में कोई डिसऑर्डर के साथ बंदा होता है उस घर में परेशानी आज खुद एक पूरी एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। खाली उससे वो अकेला नहीं लड़ रहा होता, उसका पूरा घर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और ये सारे कामों में शामिल होना। Worrying is a state of, worrying is a waste of time. It does not change anything. It messes with your mind and steal your happiness. तो अल्लाह ताला हम सबको हमारी सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ दे और हम सबको अपने हर मामले में जो हमें खुद को या मसले मसाइल हो रहे हैं या हमारे प्यारों को मसले मसाइल हो रहे हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से हमें डील करने की तौफीक अता फरमाए। अगर यहाँ भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज़ फील फ्री, आप रेज हैंड की ऑप्शन होती है, आप कीजिए, अपना क्वेश्चन बताइए। देन एंड देयर में जो आपको आंसर कर सकूंगी, कोशिश करूंगी आपकी मदद करने के लिए। जी फाइजा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बाजी, मेरा ना 3rd सी सेक्शन हुआ था। उसके बाद से ना मुझे बहुत ज्यादा फौरन बाद जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई, मुझे ना बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए, गुस्से के, अनकंट्रोलेबल था। तो जी वो आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला बढ़ता गया। तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, मेरे कंट्रोल, मेरे ब्रेन में जैसे कोई ना चीज वाइब्रेट करती है, और जब मुझे गुस्सा आता है तो बहुत शिद्दत आता है, इवन कि मैं बच्चों को भी बहुत बुरी तरह पूछती थी। तो जी तकरीबन 1 ईयर के बाद मैंने अपने गायनी के डॉक्टर के पास की, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास भेज दिया ना। जी तो साइकाइट्रिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा 2 ईयर, तो काफी बेहतर हो गई। तो बीच में कोरोना आ गया तो वो फॉलो अप नहीं करा सकी, तो क्योंकि वो आउट ऑफ सिटी था। तो वो मेडिसिन मैं कभी स्किप कर रही हूँ, ले रही हूँ। हस्बैंड इस मामले में इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, तो ठीक है, वो सिलसिला वो चलता रहा। तकरीबन 3 साल बीच में मैं खुद ही से पेपर ऑफ करती रही उसको ना, लेकिन वो छूटी नहीं मेरी मेडिसिन। तो ठीक है। उसके बाद मैंने ये लास्ट दिसंबर से दोबारा साइकाट्रिस्ट के पास जाना शुरू किया। तो जी अब नहीं सकी मैं। जो है उन्होंने मुझे फिर वो साइकोथेरेपी के लिए भी कहा। तो इस मामले जी में मेरे हस्बैंड इनकॉपरेटिव है, एक ही है कि वो मेरे साथ ही सिटिंग करते हैं। तो वो हर चीज में, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी मैं एक्सप्लेन कर रही थी जिसमें वो सिर्फ मुझे मुझे ब्लेमिंग हो रही होती है ना, कि सब कुछ बस मेरी ओवर थिंकिंग और वो सब कुछ उस वजह से हो रहा है। और फिर हाँ साइकोथेरेपी की बात की गई, तो उसके साथ भी काउंसलिंग, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बैठे हैं, हो रही है। लेकिन उसके बाद ये होता था कि हमारा घर आके हालात ज्यादा खराब हो जाते थे, टेंस हो जाते थे। तो फिर मुझे ऐसे लगना, फील होना शुरू हो गया कि ये ना, मतलब ये इस तरह के जो है ना सेशंस में मेरी एंजाइटी बढ़ रही थी, क्योंकि वो हस्बैंड को अपनी शायद वो इंसल्ट फील होती थी या क्या, वो इस मामले में मेरे साथ कॉपरेट नहीं हो करते थे मेरी मेंटल कंडीशन के बारे फायदा इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपको जो है ना साइकोथेरेपिस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, लेकिन आप पहले अकेले जाइए। उसमें बेहतर तो होता है कि दोनों, मैं खुद बिलीव करती हूँ हॉलिस्टिक अप्रोच के ऊपर कि मतलब मियाँ बीवी दोनों जाएं, लेकिन समटाइम्स हम अभी फिलहाल तकलीफ से आप गुजर रही हैं ना और आपको सुकून चाहिए, तो फिलहाल आप जाएं। वो कई ऐसी चीजें होंगी जो उनमें गलत होंगी लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हम उनको तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना, हमने अपने आप को बदलना है। हम जो वो साइकोथेरेपिस्ट के पास जाने के बाद एक कपल के दरमियान में प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है कि जब वो कोई बात समझाती है तो कहते हैं हाँ ये तो ऐसे ही करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिए, चेंज हमने खुद होना होता है, हमारे लिए कायनात में कोई भी बंदा चेंज नहीं होगा। चेंज हमने खुद होना होता है और अपने आप को खुद ठीक करना होता है। तो बेहतर ये है कि आप प्लीज साइकोथेरेपिस्ट को ना छोड़िए। और मेरा नाम है डॉक्टर ताहिरा जुबैर। अच्छा जी। और मैंने ये पूछना था कि
जब भी कोई टेंशन होती है ना तो उसका इफेक्ट स्टमक पे आता है और मेरे किडनीज पे आता है। जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? और बीपी हाई हो जाता है। अच्छा, उसके लिए कुछ तो मेडिकेशन जो होंगे वो ओमनीप्राजोल टाइप की, वो तो आपको डॉक्टर देंगे ही देंगे, ताकि आपकी एसिडिटी जो भी डेवलप हो रही है आप उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन बाकी ये कि हेल्दी हैबिट्स, दैट्स द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट थिंग। एक्सरसाइजिंग, दैट्स द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डेली के रूटीन में कंसिस्टेंसी के साथ एक टाइम टेबल के मुताबिक जिंदगी गुजारना, जिसमें अपने लिए टाइम रखना, जिसमें अपनी इंजॉयमेंट के लिए टाइम रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक्सरसाइज आपका एक फ़र्ज होना चाहिए कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने हेल्दी खाना खाना है, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। ये चीज़ें ही करने से आपकी आधी बीमारी में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हेन यू हैव दिस एंजाइटी डिप्रेशन फ्रॉम मतलब कि लॉन्ग टर्म, ठीक है, और यू डोंट हैव एनी आउटलेट, ठीक है, कि आप किसी से उसको उस तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है थेरेपिस्ट का, ठीक है। जी। और जो इससे पहले सिस्टर बात करी थी वो मैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट करूंगी कि जब आप ना चाहते हुए भी फिजिकली मेंटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते, बट यू कांट क्विट, आप उनको छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू डू दैट। जी। तो उसका ऑब्वियस बात है वो रिजल्ट जो है वो आपके बच्चों पे निकलता है, आपकी पर्सनल लाइफ पे निकलता है, फिजिकली भी मेंटली भी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आपके पास कोई आउटलेट नहीं है, आप मतलब कि मेडिकली भी टैबलेट्स के अलावा आप मतलब कि स्पीच थेरेपिस्ट या उनके पास नहीं जा सकते, तो हमारा सिचुएशन में जब देयर इज नो अदर वे, मतलब कि अगर आप फिजिकली आपकी सायरा, बॉडी किस चीज को लेट कर रही है, लेकिन तो आपने करना है, सायरा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको किस तरह से करेंगे पॉजिटिवली कि वो नेगेटिविटी आपके बच्चों पे ना आए और वो आपकी अपनी जात पे ना आए। सायरा, सबसे पहला पॉजिटिव चीज आप अपने माइंड में रखें कि देयर इज ऑलवेज अ वे। ठीक है, आप कह रही हैं कि देयर इज नो वे टू टॉक टू एनीबडी, नो, देयर इज ऑलवेज अ वे, आपको ढूंढना पड़ेगा कोई। बट क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट तक रसाई हासिल ना हो पा रही हो? अगर फाइनेंशियल रीजंस हैं तो आजकल ऑनलाइन आप चेक करें, फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जो यंग बच्चे होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। आप, और दूसरा बात यह है कि अपना कोई दोस्त, अपना कोई करीबी, उससे भी बंदा बात कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे पास मिस्टर गूगल दे रहा है हमें। अंकल गूगल इज ऑलवेज देयर। आप आजकल के ज़माने में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिसके बारे में हमें ना पता चले। आपको मेडिटेशन की, आपको रिलैक्सेशन थेरेपीज जो कि हमारे पास आ जाती हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उसके तरीके भी आपको, आप अगर मैं आपको कहूँ कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप कहेंगी वो क्या होता है भाई? तो वो आप डालिए यूट्यूब के ऊपर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आपने कैसे करना है। ठीक है। अगर आपने हाउ टू डील विद एंजाइटीज आप लिखें, आपको आंसर मिलेगा। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर हमें प्रॉपरली एक थेरेपिस्ट, फॉर मेनी रीजन, कोई फाइनेंशियल रीजन है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हम, मोबाइल तो हर एक के हाथ में है ना आजकल, तो हम वहां से हासिल कर सकते हैं। बाकी अपना पूरा ओवरऑल, अगर अब हम अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देते रहेंगे, अगर हम रोज सुबह उठ के हमको कहेंगे नहीं मैं कर सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आज अपनी बेटी के बारे में, अगेन मैं अपने बच्चों की बहुत एग्जांपल देती हूँ कि वो होती हैं जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो मेरे पे खुद गुजर रही है ना। तो वो आज मुझे किसी बात पे, मैं उनको कोई बात करी थी और उसने फौरन से जस्टिफिकेशन और आगे से बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने तो यही कहा, मैंने कहा बेटे आपको, यू हैव टू लेट योर सेल्फ ओपन टू लिसन। अगर आपको कोई बात समझा रहा है या आप कहीं कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको फौरन से पहले अडॉप्ट करने की कोशिश करें, पॉजिटिव चीज़ों को, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज़ों को। जी, एक्सरसाइज का नाम है PMR भी कहते हैं, और इसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं। बाकी जो दूसरी एक्सरसाइजेज, किसी ने क्वेश्चन किया, मैं इसलिए मैंने साथ ही जवाब दे दिया। मैंने कहा
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप नेट पे डालिए, आपको मिल जाएगा तरीक़ेकार। इसके अलावा जो बाकी एक्सरसाइजेज करनी है वो आप उठक बैठक कर लें। आप वो हम कभी बचपन में खेलते थे, क्या कहते हैं उसको, स्किपिंग रोप्स, बैडमिंटन खेलिए। अगर आपके पास घर में जगह नहीं है तो बैडमिंटन की जगह नहीं है तो कोई और गेम खेलिए। अपने बच्चों को लेके पार्क में चले जाइए, वॉक कीजिए। ये उनके लिए भी हेल्दी एक्सरसाइज है और ये आपके लिए भी हेल्दी एक्सरसाइज है। अच्छा खाना खाइए, बाहर का खाना जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए। ये सारी चीजें आपको मदद देंगी। ओके, देन देयर इज एमन अब्दुल्ला। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि चलें कुछ जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस हैं वो तो बंदा कर सकता है यानी ट्रेनिंग के साथ या सोच के, लेकिन जिस तरह कुछ लोगों का जीआईटी सिस्टम का इशू होता है कि मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है या इस तरह से मतलब पेट में क्रैम्प्स हैं या मतलब इस तरह कुछ भी जो होता है, तो उसके अंदर फिर क्या कर सकते हैं? क्योंकि इनका ताल्लुक तो रिफ्लेक्सेस से है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चीजों से है, तो यूरिन कंट्रोल कैसे हो? फॉर एग्जांपल डेडलाइंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, पेपर हैं, थीसिस की टेंशन है, क्विजीज हैं, तो इतनी सारी चीजों को कैसे मतलब वो कंट्रोल करें फिर उसके साथ? आप माइंडफुल एमन एक्सरसाइजेज जब हो रही होती है ना, आप अपने अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को तो आप वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, जिस तरह से कई लोगों को पेशाब निकल जाने तक की तकलीफ होती है, उसके लिए फिर आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और अगेन वो भी एक एक्सरसाइज होती है, वो भी आपको थेरेपिस्ट सिखाएंगे, वो लोग भी सिखाएंगे। एक एक्सरसाइज होती है जिसमें आपके मसल्स, बेसिकली क्यों आपको ये कैफियत बार बार आती है कि आपके जो यूरिनेशन वाले मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। वो आपको आपका थेरेपिस्ट सिखाएगा वहाँ पे जो होगा यूरोलॉजी वालों का। और बाकी टेंशन से पेशाब तो बार बार आना वो ठीक हो जाता है। पहले तो आपने बेसिक उस पे काम करना है ना, टेंशन पे काम करना है। ये तो सिम्टम है, फिजिकल सिम्टम अपीयर होकर आ रहा है बिकॉज यू आर टेंस, बिकॉज यू आर ओवरवेल्म्ड, बिकॉज यू आर नॉट लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, और यू हैव सम ब्रेन प्रॉब्लम। वो तो अगर हमने जड़ को ठीक कर दिया तो ये सिम्टम तो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। लेकिन अगर यूरिनेशन की सिम्टम की कॉज कोई मेडिकल है तो फिर ऑब्वियसली आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेहरुनिसा, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा माइक का प्रॉब्लम था तो मैं जवाब दे सकी। इट्स ओके। मेरा क्वेश्चन ये था मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि तो अभी जितनी भी बातें हो रही हैं उससे थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये मेरे एंजाइटी का आजकल पार्ट चल रहा है, तो आई वांट टू आस्क दिस कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे कहा मतलब आपके किसी रिश्तेदारों से आपके थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपके मतलब रिश्तेदार वगैरह आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं बात बात पे और आप बहुत उन चीज़ों पे कंप्रोमाइज कर रहे हो ना, तो जैसे वो पता है मतलब हजरत अली का भी कौल है ना कि अगर आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको सोने की चम्मच से भी आपको खाना खिलाया जाए लेकिन आपकी इज्जत ना की जाए तो आप उस जगह पे मत जाओ। तो मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है मैं अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपने आप को स्टेबल रखने के लिए मैं उन रिश्तेदारों से किनारा कशी इख्तियार कर लूँ ताकि मैं हर्ट ना हो सकूँ ना उन लोगों से, क्योंकि वो मुझे बार बार हर्ट करते हैं। तो लेकिन एट द अदर साइड मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं उनसे किनारा कशी तो कर लेती हूँ लेकिन दूसरी जगह ये भी फरमान है कि अपने रिश्तेदारों से किनारा कशी करना भी मतलब गुनाह है ना, और उसके साथ मुमानत की गई है, तो आप कतई ताल्लुक नहीं कर सकते उनसे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं उनसे कतई ताल्लुक नहीं करती, मैं उनको बार बार उनसे अप्रोच करती हूँ, राब्ता कायम रखती हूँ, मैं बार बार हर्ट होती हूँ, मेरी मेंटल स्टेट हर्ट होती है। और अगर मैं मतलब उनसे ऑन द अदर हैंड अगर मैं करती हूँ इस तरीके से अपने आप को उनसे दूर रखती हूँ तो वो उस पे मुमानत की गई है, तो प्लीज मुझे इस चीज पे गाइड करें कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेहरुनिसा, जब हमें कोई तकलीफ दे रहा है ना, तो हम उससे छोड़ तो जरूरी नहीं है कि हम सकते हैं। हमारे कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते। अगर मेरी माँ ही मेरी तकलीफ का बायस है तो क्या मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसके जी लिए जी तो मेरे बिल्कुल। अल्लाह ताला ने और दिए हैं। इसी तरह बहन भाइयों की तरफ से मैंने माँ और बहन भाई इसलिए कहा है क्योंकि बच्चियों के दिमाग में होता है कि मियाँ और ससुराल तकलीफ पहुंचा रहे तो हम रिश्ता तोड़ दो, ठीक है, वो एक ऑप्शन है, तलाक का ऑप्शन है, ठीक है। समटाइम्स बिल्कुल। वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आपको कई बार तकलीफ आपके अपने बहन भाई, अपनी माँ, अपना बाप पहुंचा रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो क्या आप छोड़ हाँ देंगे? जी नहीं। ऐसे ही है। आपकी आपकी अपनी औलाद आपको तकलीफ पहुंचाती है, क्या आप उनको छोड़ देंगे? नहीं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन
फिर उसके लिए क्या है कि हमें कुछ समझना पड़ेगा, वो है बाउंड्री। हमें बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी वहां पे कि हाँ, बाउंड्री से मुराद ये है कि कई देखें, कई हमारे मेहमान होते हैं जिनको हम बाहर वो बेल बजाते हैं, सपोजिटली हमारा कोई मांगने वाला आ जाता है, तो क्या हम उसे अपने कमरे तक ले आते हैं या घर के अंदर लाते हैं? नहीं, हम उसे बाहर से ही पारिक करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा कोई मेहमान आता है जिसको हमें लगता है कि हाँ यार, इसको ड्राइंग रूम में बिठाना है, और कोई ऐसा होता है जिसको हम बेड लाउंज तक बिठाते हैं। लेकिन साथ ही कोई ऐसे मेहमान होते हैं, उनको तो हम कहते हैं आए आए अंदर बेडरूम में ही आ जाए, एसी लगा है, बड़ा आराम से बैठेंगे अंदर। हाँ, तो उनको हम नहीं कहते। ये हमारी बाउंड्रीज होती हैं, किसके लिए हमने कौन सी बाउंड्री ड्रॉ की है, किसको हम बेडरूम तक रख रहे हैं, किसको ड्राइंग रूम तक रख रहे हैं, किसी को दरवाजे से फारिग कर रहे हैं। इन रिलेशनशिप्स में भी हमें अपने लिए बाउंड्री ड्रॉ करनी है। जो चीज, जो बंदा हमें हर्ट कर रहा है, उसे हम इतना अपने अंदर, आपने कता ताल्लुकी नहीं करनी है, लेकिन आपने उसको इजाजत नहीं देनी है कि वो आपको उतने जगह पे जाके हर्ट करे। उसके लिए भी अगेन पूरा आपको पता है, बाउंड्री सेटिंग के ऊपर पूरा एक कोर्स हम करवाते हैं बंदों को कि जो वो कैसे करेंगे, उनको तरीके कार सिखाए जाते हैं कि उन्होंने कहाँ पे नो बोलना है। यू हैव टू लर्न टू से नो। अगर एक बंदा आपको रोज इस्तेमाल कर रहा है और रोज कोई काम डाल देता है, उसको ये ख्याल नहीं आता कि भाई इसके पास टाइम नहीं होगा, शायद इसने भी अपने बच्चों को देखना हो, अपना घर का काम करना हो, लेकिन रोज आपको आके कह देते हैं नहीं मेरा बाजार का आज तुम ये काम कर दो, मेरा फलाना काम कर दो, तो फिर आप उसके लिए चलने ही पड़ेंगे ना। फिर आप यू विल हैव टू से नो, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल ऐसे तरीके से जिसमें उसकी फीलिंग्स भी हर्ट ना हो। ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ आपने मुझे काम का, मेरा बहुत दिल था आपके लिए काम करके देने को, लेकिन पता है क्या, मेरे बच्चे आज बहुत ज्यादा हैं, तो मैं पहले बच्चों को देख लूँ। लेकिन उसमें भी आपने अपने को इतनी जस्टिफिकेशंस नहीं देनी होती हैं। वो आप अपने माइंडसेट में एक रखेंगे उससे बात करते हुए एक एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, उसको उतना ही अंदर आने देंगे, उतना ही हर्ट करने देंगे जितनी उसको करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी अपनी माँ क्यों नहीं है। एनीवन एल्स? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक क्वेश्चंस जो हैं वो बेटर हो गए। अगर कोई और भी हुए तो हमने अपना ऑफिशियल नंबर दे दिया है, वहां जी जी पर अगर ये लोग अपने कोई सवाल हैं तो भेज देंगे, फिर इंशाल्लाह हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर जी मजीद कोई हुआ। आपका जी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे। आमीन सम आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।